हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने अपने पिछले 2 वीडियो में डिस्कस किया कि सीएसआर जेआरएफ एग्ज़ाम होता क्या है, कितने कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली कितनी सीट्स होती हैं जेआरएफ नेट की। ठीक है, और हमने फिर एक और वीडियो बनाया कि अगर हमारे पास जेआरएफ सर्टिफिकेट है, हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं या फिर हम नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सर्टिफिकेट्स के साथ, उन एग्ज़ाम क्वालिफिकेशंस के साथ। आज की वीडियो में हम लोग का जो मेन टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो ये है कि अगर हमने अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिखा है या हम एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमारा सी एस आर जे आर एफ का एग्ज़ाम आने वाला है, इस बार हम लिख रहे हैं, तो किस तरह उसको अप्रोच करें। तो ये वीडियो उस चीज़ पे ही फोकस है, उसके एक डोमेन पे। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि टॉपिक वाइज वेटेज क्या है सी एस आई आर जे आर एफ एग्ज़ाम में, अब ये ज़रूरी क्यों है। क्योंकि होता क्या है ना, सी एस आई आर जे आर एफ के एग्ज़ाम में हर टॉपिक से इक्वल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें तुम्हें थोड़े कम क्वेश्चन मिलेंगे, कम वेटेज मिलेगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि टॉपिक वाइज वेटेज है क्या, क्योंकि उस हिसाब से हम अपने टॉपिक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। और अगर टाइम नहीं बचता है तो हम कुछ वो टॉपिक्स छोड़ सकते हैं जिनसे थोड़ा सा कम सिलेबस आता है, अगर हमें ऐसा कुछ हार्ड कॉल लेना पड़े तो। अगर आप सारे टॉपिक कर सकते हो, इट्स वेल एंड गुड, इट्स ऑफ कोर्स सजेस्टेबल कि आप सारे टॉपिक्स करो, बट इन केस आप नहीं कर सकते हो या आप कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी कि हाँ कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर करके ही मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छा स्कोर कर लूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, किस टॉपिक से, और क्या वेटेज रहा है उनका। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको नहीं, अगर आपको पता है कि कैसा वेटेज है, आपको आइडिया है, देन वेरी नाइस। फिर भी आप चाहे तो देख सकते हैं, आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि कैसे, कितने, कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आते हैं किसी टॉपिक पे, देन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। इट हेल्प मी अ लॉट एंड आई होप दिस थिंग विल हेल्प यू ऑल टू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला टॉपिक जो हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज का होता है वो आता है हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स, राइट। फिजिक्स का जो हार्ट है वो है मैथ्स। तो ऑफ कोर्स हमें मैथमेटिकल फिजिक्स से सबसे ज़्यादा सिलेबस तो मिलना ही चाहिए था, राइट। तो एक्सक्लूसिवली मैथमेटिकल फिजिक्स का जो सिलेबस, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि क्या है ना कि अगर देखो तो जितनी भी आप क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करोगे, इट्स ऑल मैथ्स, राइट। पहले स्टेप में हम फॉर्मूला लिखते हैं और फिर मैथ्स आ जाता है। तो हो सकता है कि डिराक डेल्टा पे टॉप कोई क्वेश्चन आए तो वो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में दे दें, या कोई इंटीग्रेशन सॉल्व करना है या डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो हो सकता है वो तुम्हें क्लासिकल में दे दें। मैथमेटिकल के एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस इसमें स्पेसिफिकली आपको लगेगा कि हाँ ये मैथ्स का ही क्वेश्चन है, उनका वेटेज कितना है। तो वो क्या होता है कि मैथमेटिकल में आपके लगभग आते हैं 5 क्वेश्चन 3.5 वाले, और अप्रॉक्सीमेटली आते हैं 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे प्लस माइनस उन मान के चल लो। मतलब हो सकता है कि 4.5 के 3.5 मार्क्स वाले सिर्फ 4 आएँ, लेकिन फिर उसको बैलेंस करने के लिए आपके 5 में 5 मार्क्स वाले 5 कर देंगे। तो इसका जो वेटेज रहता है वो होता है 35 टू 40 मार्क्स, राइट। अगर आप देखो तो जो कट ऑफ होता है वो मैक्स टू मैक्स जे आर एफ का जो होता है वो आप ये मान लो कि 100 के आसपास रहता है अगर पेपर एवरेज है। और मैक्स टू मैक्स जो आज तक गया है वो शायद 107 के अराउंड गया है, राइट। और तो आप ये सोचो कि मैथमेटिकल से ही 40 मार्क्स का क्वेश्चन सिलेबस आ रहा है। ठीक है, तो मैथमेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वास्ट टॉपिक है। एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सब मैथमेटिकल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, बिकॉज अगर आपको मैथमेटिकल क्लियर है तो आप बाकी फिजिक्स के क्वेश्चन भी बहुत ही कॉन्फिडेंटली अटेंड कर पाओगे। तो उसी तरह फिर अपना जो अगला टॉपिक है उस पर आते हैं। तो वो आपका है क्लासिकल मैकेनिक्स, राइट। क्लासिकल मैकेनिक्स से कैसा सिलेबस आता है, तो उसमें आप ये मान लो कि 4 आते हैं 3.5 वाले और अप्रॉक्सीमेटली 4 आते हैं 5 मार्क्स से, जो उसका वेटेज कर देता है 30 टू 35। काफ़ी वेटेज है ना, क्लासिकल का भी काफ़ी वेटेज है। और ये ट्रेंड मोस्टली आपके हर एग्ज़ाम में फॉलो होता है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो उसमें फिजिक्स सिलेबस है तो लगभग यही ट्रेंड फॉलो होता है, अगर वो डोमेन स्पेसिफिक एग्ज़ाम नहीं है तो, राइट। अगर ऐसा है, अगर क्या पता कहीं पे इनटेक हो रहा हो फॉर एग्जांपल हाई एनर्जी फिजिक्स में, तो थोड़ा अप डाउन कर सकते हैं, बट
एक जनरल एग्ज़ाम जहाँ पे है वहाँ पे यही ट्रेंड फॉलो होगा जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लासिकल भी काफ़ी है, 30 to 35 मार्क्स का आता है इसमें, और डेफिनेटली आता है, और क्वेश्चन काफ़ी अटेंडेबल भी होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रहता है, तो क्लासिकल में भी स्कोर करा जा सकता है। उसके बाद आपका है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स से 5 साढ़े 3 के और लगभग 3 आते हैं 5 मार्क्स वाले, जो उसका वेटेज अराउंड 30 to 35 कर देते हैं। काफ़ी वेटेज हो क्वांटम का, राइट। क्वांटम का सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है, ठीक है। तो आपके जो एडवांस टॉपिक्स है उससे भी काफ़ी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और जो आपके बेसिक फिजिक्स जो स्टार्टिंग पार्ट है आपका क्वांटम का, उससे आपके 3.5 है, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और कई बार जैसे पेपर, अभी तो क्या हो रहा है ना कि आपके पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है ना, कैलकुलेशन थोड़ा कम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग कैलकुलेशन नहीं आते, तो उसकी वजह से फिर आपका कई बार 3.5 सेक्शन टाइप के क्वेश्चन 5 में भी दे देते हैं, ठीक है। तो काफ़ी वेटेज है आपका क्वांटम का। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी, राइट। इसका तो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है, आई थिंक इन सब में मैथमेटिकल और ईएमटी का मतलब एक कॉम्पिटिशन चलता है सिलेबस का, कि भाई मैं ज़्यादा हूँ या मैं। तो ईएमटी भी पूरी मैथमेटिक्स ही है अगर देखा जाए तो। हम लोग हर जगह कहीं पे डेल ले रहे हैं, कहीं डेल स्क्वायर कर रहे हैं, कहीं पे उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो काफ़ी मैथमेटिक्स रहती है। तो ईएमटी का भी सिलेबस आपका अराउंड 30 के अराउंड रहता है, मान के चल रहा, राइट, 25 to 30, ठीक है, काफ़ी रहता है। मतलब आप ये मान चलो कि 30 का ही लगभग आता है, 25 तो लोअर लिमिट मैंने लिख दी। ईएमटी से काफ़ी आता है, और कई बार तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन ईजी भी आ जाते हैं। जैसे इस बार 2020 का जो जून का एग्जाम था, उसमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला पूछ लिया था उन्होंने, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था रिलेटिविस्टिक का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कैसे वेरी करेगा अगर हमारे पास एक सर्टेन वेलोसिटी है, रिलेटिविस्टिक रिजीम में कैसे वेरी करेगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन था, रिकॉल नहीं कर सकता, सीधा फॉर्मूला था, अगर आपने तो इस टॉपिक को पढ़ रखा होता तो कर ले। तो इसके जो एडवांस टॉपिक्स है उससे भी ठीक ठाक अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते हैं। मोस्टली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले ही रहते हैं कि आप चार्ज फाइंड करो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है या समथिंग लाइक दैट। उसके बाद आपका है जो वेटेज, वो आपका रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेक्शन रहता है इसमें आपको बहुत मतलब दो तरह के लोग मिलेंगे। एक जो इलेक्ट्रॉनिक्स को डाई हार्डली पसंद करते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉनिक्स को डाई हार्डली दे आर लाइक कि भाई मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ऐसा रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन मेरे हिसाब से आराम से कर देने वाले होते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी अच्छे से पढ़ लो तो आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं कर पाते, छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रख देते हैं या फिर मे बी कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं, बट अटेंडेबल क्वेश्चन रहते हैं। मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा अटेंड नहीं करी है, लेकिन जितने लोग ने अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे फ्रेंड्स ने या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम अटेंड किया उनसे बात किया, तो देवर लाइक कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉनिक्स तो काफ़ी अटेंडेबल रहता है अगर आप पढ़ के उसको जा रहे हो, उसको आपने टाइम दिया है तो। बाकी टॉपिक्स में क्या रहता है ना कि क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट बन जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में इतना फंडामेंटल क्वेश्चंस कर लेंगे, कई बार हम फंस जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा फंसने वाला नहीं होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स 20-25 मार्क्स आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो अगर चाहो तो। फिर आपका है थर्मो एंड स्टैट। अच्छा, इसको ऊपर लिखना चाहिए था क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। थर्मो एंड स्टैट, थर्मो एंड स्टैट में आपका रहता है 4:3 का रेशियो, मीन्स हाँ आप अप्रॉक्सीमेटली 30 मार्क्स 30-35 लिख लो, क्योंकि थर्मोस्टैट से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। स्टैट में के क्वेश्चन आपको 5 वाले सेक्शन में ज़्यादा मिल सकते हैं, और स्टैट में के, और थर्मो के क्वेश्चंस आपको 3.5 वाले में ज़्यादा मिल सकते हैं। मतलब जनरली ये ट्रेंड रहता है, बट डिपेंड करता है कि वो अब अभी फ़ोन पेपर्स कैसे सेट कर रहा है, उस हिसाब से अप डाउन हो जाता है। क्योंकि क्या है ना कि ऑनलाइन वाले में ना मतलब काफ़ी ज़्यादा ही अनसर्टिनिटी हो जाती है। कई बार आपको लगेगा कि यार 3.5 नंबर वाला क्वेश्चन तो मतलब होना ही नहीं चाहिए, तो 5 मार्क्स का डिजर्विंग है। और कई बार 5 मार्क्स में जैसे 2020 जून में कुछ क्वेश्चंस थे जो डिजर्व नहीं करते थे 5 मार्क्स के, बट काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे और 5 मार्क्स के थे, अच्छे स्कोरिंग टॉपिक थे। तो ये इंपॉर्टेंट मतलब रहता है, तो इसलिए 30-35 का उसका वेटेज लेके चल लो थर्मो एंड स्टैट का, ठीक है। तो ये था। फिर आपका एटॉमिक एंड मॉलिकुलर है,
ए एटॉमिक एंड मॉलिकुलर। ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर जो आपको वेटेज रहता है वो 3.5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, एक भी नहीं। ठीक है, और सीधा सीधा सी सेक्शन में आते हैं आपके 4 नंबर के। हाँ, मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन सी है। ठीक है, ठीक है, पेपर का सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो एटॉमिक का ये रहता है कि भाई सीधे 15 से 20 नंबर के आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधा सी में होता है, इसको मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं बी में। एडवांस टॉपिक भी है, मतलब एमएससी में मेनली पढ़ाया जाता है, तो एमएससी के हिसाब से फिर ये 5 नंबर का कर देते हैं, मतलब 5 मार्क्स वाले में डू देते हैं, तो 15 to 20 मार्क्स का रहता है। एटॉमिक मॉलिक्यूलर के भी काफ़ी अचीवेबल मतलब अटेंडेबल क्वेश्चंस रहते हैं। सिलेबस थोड़ा रहता है, काफ़ी फॉर्मूलेस भी याद करने पड़ सकते हैं, तो उसकी वजह से हो जाए। बट एटॉमिक मॉलिक्यूलर मेनली आपका सी सेक्शन में ही क्वेश्चन उसके रहते हैं, राइट। फिर आता है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल। ओके, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल। ठीक है, न्यूक्लियर पार्टिकल से भी आपका कुछ ऐसा ही ट्रेंड रहता है कि भाई एक भी आपको नहीं मिलेगा 3.5 में, और सीधे 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 3 क्वेश्चन मिलेंगे 5 मार्क्स के, सेम वेटेज। इसमें कुछ क्वेश्चन ना आपको मतलब रिपीटिंग सेंस के लगेंगे, जैसे एक 5 नंबर क्वेश्चन तो हर बार लगभग, आई थिंक इस बार का मुझे याद नहीं, बट पक्का रहता है कि भाई आप पहले तो शेल मॉडल जो आपका रहता है, न्यूक्लियर मॉडल, उसके ऊपर क्वेश्चन एक बन जाता है डायरेक्ट। उसी तरह आपका पार्टिकल से क्वेश्चन हमेशा ही रहता है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये 5-5 नंबर के कुछ क्वेश्चन है जो आपको डेफिनेटली सेट रहता है कि भाई इसमें थोड़ा चेंज कर देंगे ऊपर नीचे, बट इस टॉपिक से ये टाइप का क्वेश्चन तो आना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह ये थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट रहता है इन सब टॉपिक्स में, लाइक एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल में। इन सब में क्वेश्चंस काफ़ी आप प्रेडिक्टेबल रख सकते हो कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन तो आने का काफ़ी चांस है। और भाई हमारा सबसे आखिरी टॉपिक जो बचता है वो क्या है हमारा, सॉरी, या यहाँ है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से भी हमारा कुछ ऐसा ही ट्रेंड है, 3.5 में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सीधे 4 क्वेश्चन आपको बड़े बड़े मिल जाएंगे 5 मार्क्स के सेक्शन में, और इसका भी वेटेज लगभग 15 to 20 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो हमने कितने टॉपिक कवर कर लिए, मैथमेटिकल, क्लासिकल, क्वांटम, ईएमटी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोस्टेट, न्यूक्लियर पार्टिकल एंड सॉलिड स्टेट। अच्छा, एक टॉपिक तो रह गया जिसको सबसे पहले लिखना चाहिए था, वो है भाई एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड का अपना अलग ही सेक्शन है, उसमें आते हैं आपके 2 मार्क्स के आई थिंक 15 क्वेश्चन करने होते हैं, वेटेज रहता है 30, फिक्स है। ठीक है, सेक्शन ये होता है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए, अब ये डेटा तो मिल गया, अब इसका करे क्या, राइट। हाँ भाई चलो हमको पता हो गया, अब हम इसको यूटिलाइज, सॉरी हाँ, अब इसको यूटिलाइज करें तो करें कैसे। इस डेटा को देख के अगर हम बोलें कि भाई हमको एक स्ट्रेटेजी बनानी है, तो हम स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं, ध्यान से सुनो। पहले तो मैथमेटिकल तो तुम नहीं छोड़ो, डू नॉट लीव मैथमेटिकल, हार्ड एंड फास्ट रूल है। मैथमेटिकल छोड़ दिया तो क्वांटम के जो इंटीग्रेशन रहते हैं ना वो नहीं हिल पाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं हिल पाएंगे, हो सकता है क्लासिकल मैकेनिक्स के भी ना हिल पाएँ। बाकी टॉपिक्स में तो नहीं ज़रूरत है, सॉलिड स्टेट में भी आ सकते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस, इन सब में। क्लासिकल, क्वांटम, ईएमटी तो भाई फिर तुमको काफ़ी टफ हो जाएगी अगर तुमने मैथमेटिकल पे फोकस नहीं किया, स्पेशली वेक्टर एनालिसिस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, कैलकुलस पे अगर तुमने नहीं फोकस किया तो ये तो इंपॉर्टेंट है। अगर मैथमेटिकल छोड़ना भी है ना तो कुछ टॉपिक तो बहुत अच्छे से तैयार करके ही छोड़ना मैथमेटिकल। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैथमेटिकल इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी हेल्प करेगी। मैथमेटिकल तो एक डेफिनेटली तुम्हारा फिक्स है। ठीक है, मैथमेटिकल ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब देखो क्या होता है ना कि अब तुम्हारा टारगेट क्या है। टारगेट तुम्हें रखना है कि तुम्हें कम से कम टारगेट
टारगेट रखना है सेक्शन ए में पहले सेक्शन ए में तुम कितना टारगेट करना है, सेक्शन ए में कम से कम 25 मार्क्स तो लाने हैं मिनिमम। इतने अगर नहीं ला पा रहे हो ना, खुद से एग्ज़ाम लिख के, अगर तुम फॉर एग्जांपल कोई वो ले लो, टेस्ट सीरीज ले लो या फिर कुछ मॉक टेस्ट, तो भाई मेहनत करने की ज़रूरत है। ये 25 मार्क्स क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर तुम ये 25 के पास घूमते हो, देखो कई ऐसे इस बार थोड़ा एप्टीट्यूड आई थिंक टफ था थोड़ा सा, पर जनरली नहीं होता है, ठीक है। पर इस 25 मार्क्स के आसपास भी तुम रहे 25, 22.5, तो तुम्हें ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई सेक्शन ए में तो अच्छा हुआ है, और वो कॉन्फिडेंस ना तुम्हारा बी और सी सेक्शन अच्छा कराएगा। तो सेक्शन ए सिर्फ स्कोरिंग टॉपिक नहीं है, सेक्शन ए एक तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बिल्डिंग टॉपिक है। मेरे कई दोस्त हैं जो पहले सी अटेंड करना पसंद करते हैं, फिर बी या फिर ए। उन्होंने मतलब थोड़ा ये चीज़ मतलब फेस किया है कि क्या होता है कि जैसे जो सेक्शन सबसे पहले अटेंड करते हो, उसमें अगर तुम्हें डिफ़िकल्टी हुई तो फिर उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है और परफॉर्मेंस ना बेस्ट नहीं रहती है। तो सेक्शन है ना तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। अब एक्सेप्शनल केस अगर हो जाए फॉर एग्जांपल कि भाई सेक्शन ए भी टफ आ गया, तो भाई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, ये तो एक जनरल ट्रिक है कह सकते हो खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। तो सेक्शन ए अच्छे से स्कोर करने की कोशिश करो। फिर सेक्शन, ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक वाइज। अब ए बी और सी की नहीं करेंगे, टॉपिक वाइज में मैथमेटिकल में कोशिश करो कि तुम काफ़ी मार्क्स ला पाओ मैक्स टू मैक्स। उसके बाद कैसे टॉपिक चूज़ करना है, अब देखो क्लासिकल मैकेनिक्स तो मतलब काफ़ी वेटेज है इसका, 35, क्वांटम का भी 35 है। तुम्हें जो टारगेट करना है वो है अराउंड, अगर मार्क्स बी प्लस सी मिला के वो कम से कम तुम्हें अटेम्प्ट करना पड़े, मतलब क्वेश्चन हो पा रहा हो, ठीक है, एक्यूरेसी लेके अगर चलते हैं तो कम से कम 120 मान के चलो यार, कम से कम बी और सी मिला के। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्यूरेसी जो होती है ना, एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी भी काफ़ी होनी चाहिए। अगर मैं 90% मान के चलना हो या 80%, ठीक है, तो एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। तो इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब और कर लो अच्छी बात है, राइट, मैं तो कहूँगा 130-140 का कर लो। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि कट ऑफ के पास मार्क्स तक पहुँच जाओ। तो उसके बाद तुम क्या करो, तो तुम ऐसे टॉपिक्स इनमें से चूज़ कर लो जिनका सम एटलीस्ट 120 तो आ ही रहा हो। अब उसके बाद अगर तुम्हारे कोई टॉपिक बच रहा है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका तुम शुरू का पार्ट पढ़ लो, उससे एक क्वेश्चन तो फंस सकता है, इनिशियल पार्ट, राइट। अगर सॉलिड स्टेट में ऐसे, सॉरी फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट में ही इंटरेस्ट है, बट शुरू में अगर तुम डायोड्स क्या होती हैं उन सब के बारे में थोड़ा पढ़ लोगे, छोटे मोटे फॉर्मुलेज, इम्प्योरिटीज़, ये सब, तो उससे क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो सकता है फंस जाए, ठीक है। या फिर थर्मो एंड स्टैट है फॉर एग्जांपल नहीं कर रहे तो उसमें तुम छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ लो या फिर बेसिक लॉस पढ़ लो थर्मोडाइनमिक्स के, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फंस सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया उसी तरह। तो ऐसे इंपॉर्टेंट है कि तुम मतलब इनमें से ऐसे टॉपिक चूज़ करो। अब जैसे मेरा क्या था, मैंने फॉर एग्जांपल कोशिश की कि मैं क्लासिकल बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करूँ, ठीक है, मैंने EMT अटेम्प्ट करी अच्छे से, स्टैट में के कुछ क्वेश्चन हुए और थर्मो के कुछ क्वेश्चन हल्के फुल्के, ठीक है। उस तरह से सॉलिड स्टेट के भी थोड़ा अटेम्प्ट कर पाया मैं, क्योंकि बेसिक्स तो इनफैक्ट आना पता ही होता है ना, सब्जेक्ट हमने पढ़ा है तो थोड़ा आइडिया होगा ही, एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। उसी तरह न्यूक्लियर पार्टिकल में नहीं पढ़ा था मैंने, बट न्यूक्लियर का शेल मॉडल वाला एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। तो उस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी गेट वाला हो गया, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने फोकस किया मेन ये टॉपिक्स पे, और मैंने कोशिश की कि इनमें मैं मैक्सिमम स्कोर कर सकूँ। उसके बाद मैं बाकी टॉपिक से अगर एक ही क्वेश्चन भी कर पा रहा हूँ तो मेरा स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो नाउ इट्स योर जॉब टू एटलीस्ट फाइनलाइज 3 or 4 टॉपिक्स एक्सक्लूडिंग मैथमेटिकल। भाई ये तो तुम्हारा मस्ट है, इसको तुम अगर छोड़ रहे हो तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम में। उसके बाद तुम एटलीस्ट 3 से 4 टॉपिक चूज़ कर लो, और मैं सजेस्ट करूँगा कि क्वांटम क्लासिकल में से भी एक चूज़ कर, इन तीनों में से कम 2 टॉपिक चूज़ करो। क्योंकि देखा जाए तो तुम्हारा कोई भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें तुम्हें या तो क्लासिकल क्वांटम या क्वांटम EMT या EMT क्लासिकल ऐसे सब्जेक्ट पे है तो तुम्हें इंटरेस्ट तो होगा ही। इनमें से 2 चूज़ कर लो, फिर अब तुम्हारे इनमें से तुम्हारी चॉइस है भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी है तो भाई
इलेक्ट्रॉनिक्स कर लो, थर्मोस्टेट करना है वो कर लो, सिलेबस काफ़ी रहता है थर्मोस, मतलब उस हिसाब से टॉपिक्स रहते हैं, सेल्फ स्टार्ट करना है वो कर लो। तो इससे क्या हो जाएगा ना कि तुमने अपना सिलेबस थोड़ा कर दिया कम, अब तुम्हें हर टॉपिक का हेड लेने की जरूरत नहीं है, अब कुछ ना तुम्हें फील आएगा कि नाउ दिस इज अचीवेबल। क्योंकि पहले क्या था ना कि नॉन ऑफ सब्जेक्ट हैं, उनमें इतने सारी यूनिट्स हैं, मतलब एक टॉपिक में क्या पता 6-7 टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हों, मतलब बहुत हेडेक हो जाता। अब तुमने एक ऑर्गेनाइज कर लिया कि भाई हम इन 4 टॉपिक्स को पहले करेंगे, ये हो जाएंगे, इसमें मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, उसके बाद हम कोई तीसरा चौथा टॉपिक उठा लेंगे। तो इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, इससे तुम मतलब एक अच्छा मतलब काफ़ी सिलेबस स्ट्रेटेजिकली कर पाओगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हमें पता होना कि हमारे कौन से टॉपिक कितने वेटेज रखते हैं। क्योंकि अगर मुझे ये नहीं पता होता और मान लो मुझे सॉलिड स्टेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैंने सॉलिड कर लिया, ठीक है, और हो सकता है मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स इन 4 टॉपिक को कर लिया और थोड़ा बहुत ये सब कर लिया, तो हो सकता कि मैंने इन 4 पे ज़्यादा फोकस किया तो मेरे मार्क्स तो मुश्किल से 60 नंबर ही मैक्स बन रहे हैं ना इन 3 पे। लेकिन अगर मैंने इन 3 पे किया होता तो मैं एटलीस्ट 90 नंबर तो ला ही रहा था। तो मैं 30 नंबर का डिफरेंस हो गया, और 30 नंबर के डिफरेंस में ना नेट जीआरएफ से ना सीधे डिस्क्वालीफाइड में आ जाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि तुम ऐसे अच्छे से कर लो टॉपिक डिसाइड, ठीक है। और एप्टीट्यूड तो भाई प्रैक्टिस करते रहना, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थोड़े बहुत देखते रहना सेक्शंस के, गेट में भी आता है एप्टीट्यूड तो भाई, और इसी तरह तुम्हारा जीआरएफ नेट के एग्ज़ाम में भी आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इन टॉपिक्स को एक बार देख लो ठीक से, अपने बुक्स उठाओ, नोट्स उठाओ, किस में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक प्रिपेयर करो। ज़बरदस्ती खुद को फोर्स मत करना किसी टॉपिक को लेके कि भाई नहीं क्लासिकल क्वांटम ईएमटी है भी तो हम ये तीनों करेंगे, भले मुझे मान लो क्वांटम में इंटरेस्ट नहीं, ऐसे मत करना। उससे क्या होगा ना, फिर प्रेशराइज हो जाओगे। तो पहले वो टॉपिक प्रिपेयर करो उसमें तुम्हें इंटरेस्ट है और थोड़ा स्ट्रेटेजिकली जाओ। ओके, तो आई होप आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा आप लोगों को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना, और अगर कोई भी डाउट है किसी चीज़ को लेके तो डेफिनेटली कमेंट कर देना विदाउट एनी हेजिटेशन। वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दैट। ओके, सो गुड लक एंड सी यू सून।